हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड एंड ट्रिकी क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये हमारा मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसके बाद हमारे दो और आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या बोल रहा है कि अल्कोहल मेथड इज़ यूज टू फाइंड विच टाइप ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है, अल्कोहल मेथड से आप किस प्रॉपर्टी को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आंसर है वो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी फाइंड आउट की जाती है अल्कोहल मेथड के द्वारा, वो वाटर कंटेंट प्रॉपर्टी होती है। और वाटर कंटेंट जो होता है वो बहुत सारे मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, वो होता है ओवन ड्राइंग मेथड। लिख लीजिए भाई, यहाँ पर देख लीजिए कि भाई क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। ये जो होता है लेबोरेटरी में किया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए। उसके बाद एक हमारे पास होता है पाइक्रोमीटर। पाइक्रोमीटर मेथड। पाइक्रोमीटर जो होता है ये भी वाटर कंटेंट को ही फाइंड आउट करता है, लेकिन ये मोर सुटेबल होता है कोहेजनलेस सॉइल जो होते हैं। कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, सैंड ग्रेवल वगैरह जो हो गए, तो ये कोहेजनलेस सॉइल होते हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने वाला होता है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड जो होता है ये बहुत ही तेजी से काम करता है, बहुत ही तेजी से काम करता है। इसलिए ये एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि भाई ये परफॉर्म जो करेगा वो बहुत ही तेजी से करेगा, रैपिड करेगा, तो एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती है। अगला देखिए, एक होता है टोर्जन टोर्जन बैलेंस मेथड। टोर्जन बैलेंस मेथड, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी वाटर सॉइल की वाटर कंटेंट प्रॉपर्टी को ही फाइंड आउट करता है। एंड एक होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये भी वाटर कंटेंट को ही फाइंड आउट करता है। इसको करने में सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट्स ही लगते हैं। तो ये टेस्ट जो होता है फील्ड के ऊपर किया जाता है। आप कैल्शियम कार्बाइड को फील्ड में ही कर सकते हैं, लेबोरेटरी में करने की जरूरत नहीं है आपको। अल्कोहल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये अल्कोहल टेस्ट जो होता है वाटर कंटेंट को ही फाइंड आउट करता है। एक हमारे पास एक ही बचता है अब, जो मेरी नज़र में आ रहा है वो है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड जो होता है ये भी वाटर कंटेंट को ही फाइंड आउट करता है इन सीटू कंडीशन के लिए। इन सीटू जो होती है, तो भाई इतने सारे मैंने आपको मेथड बताए हैं वाटर कंटेंट को। तो इसी नाम पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम डायमीटर किसका ऑफ द बार इन डिजाइन ऑफ स्लैब ऑफ 100 mm ओवरऑल डेप्थ। हमारे पास भाई एक स्लैब है, उसकी डेप्थ कितनी है, 100 mm है। तो भाई उसके लिए मैक्सिमम जो डायमीटर रहेगा बार का, वो हम कितना यूज करेंगे, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी जेई में पूछा गया है, एचपी जेई में पूछा गया है, बहुत सारे स्टेट के जेई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भाई हमारा आईएस कोड कहता है 456 कि जो डायमीटर होता है रेनफोर्सिंग बार का वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब, या फिर D/8। D/8 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि डी जो होता है वो ओवरऑल डेप्थ होती है स्लैब की, तो इस वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि हमारे पास 100/8 ये करेंगे हम, तो हमारे पास 12.5 mm आंसर आ जाएगा। तो 12 mm हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्पेसिंग की बात आती है कि भाई मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है मेन बार के लिए, जो मेन बार होती है वो 3D या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, 3D, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही आप मैक्सिमम स्पेसिंग मेन बार के लिए
यूज़ करते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील की अगर आप बात करेंगे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, तो माइल्ड के लिए आपको पता है कि भाई आप 0.15% यूज करते हैं। HYST वार के लिए 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया के आप यूज करते हैं। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ एग्रीगेट आर बेस्ट सूटेबल फॉर कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए। भाई हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए और बहुत ही टिकाऊ चाहिए, बहुत दिनों तक वो चलना चाहिए हमारा जो स्ट्रक्चर है। हमें कुछ और नहीं चाहिए कि भाई हमें जल्दी से काम हो जाए कंक्रीट से, हमें सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए एंड टिकाऊपन चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, यानी कि जो एग्रीगेट होता है उसको ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये पूछा गया, देखिए पोरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली, सभी में ग्रेड ग्रेड ही लिखा गया है कि ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग जो है क्या आंसर रहेगा हमारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि भाई कम्युनिटी टैब भी होती है यूट्यूब के सेक्शन में, तो वहाँ पर हम आपको बहुत सारी पोस्ट जो है वो लिख कर देते रहते हैं, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको एक पोस्ट दे दूंगा जहाँ पर ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म, ओपन ग्रेड, वेल ग्रेडेड, डेंस जो होते हैं वो सारे उनकी डेफिनेशन, उसमें क्या क्या आता है वो सारा कुछ लिख के प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपली मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेल ग्रेडेशन, जिसको आप डेंस ग्रेडेशन या फिर डेंस एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, बेल ग्रेडेड एग्रीगेट या फिर डेंस ग्रेडेड एग्रीगेट। ये जो एग्रीगेट होते हैं इसको आप, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, टिकाऊपन चाहिए, मिक्स डिज़ाइन चाहिए आरसीसी के लिए, तो उस केसेस में आप इस एग्रीगेट को यूज़ करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, रेकमेंडेड वैल्यू ऑफ स्लम्प ऑफ कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। भाई रोड की कंस्ट्रक्शन आपको करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्लम्प वैल्यू जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती ही है। तो क्या होती है स्लम्प जो टेस्ट होता है, इससे आप वर्केबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लम्प की जो वैल्यू होती है लो से हाई होती है, लो से हाई होती है। सो यहाँ पर हमसे रोड के लिए पूछा गया, तो रोड के लिए सबसे कम वैल्यू होती है 20 से 40 mm स्लम्प की वैल्यू होती है। 40 से 50 की अगर आप बात करेंगे, ये ऑप्शन 4 में 40 से 50 जो होती है, जैसे कि हमारा स्लैब हो गया, बीम हो गया, एंड कॉलम हो गया, वॉल्स हो गई, एंड पैरापेट्स हो गए, जो पियर्स होती है, उन सभी के लिए 40 से 50 ही रेकमेंड की गई है स्लम्प वैल्यू। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में और भी वैल्यू दी गई, जैसे कि ऑप्शन ए में है 70 से 80। 70 से 80 जो होती है, जहाँ पर कंक्रीट की लाइनिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आप इस स्लम्प वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है, आप इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ नेचर ऑफ प्रोजेक्ट दिए गए हैं और वहाँ पर कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है कि भाई सॉइल फॉर फाउंडेशन ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक के लिए, ऑयल स्टोरेज टैंक के लिए। तो उसके लिए आपको पता है कि वाइब्रेटरी रोलर यूज करेंगे आप। सॉइल फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, सॉइल जो आप यूज करेंगे पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए कौन सा होता है, तो वो होता है दूसरे नंबर वाला, बी का 2, स्मूथ व्हील रोलर, ये आप यूज करते हैं। एंड सॉइल एट द कोर ऑफ अर्थ डैम के लिए, कोर ऑफ अर्थ डैम के लिए आप शीप फुट रोलर आप 1 यूज करेंगे। एंड लास्ट में हमारा डी का रैमर एक ही बचता है, तो ये इस तरह से मैच होगा। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से हमने मैच कर दिया है, देख लीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए स्टेयर केस का केसेस आ रहा है दैट लार्ज बलस्टर और पोस्ट यूज्ड टू एंकर द हैंड रेल इज नाउन एज।
इन ए स्टेयर। आपको पता है कि स्टेयर केस का केस भी होता है। यहाँ पर बहुत सी टेक्निकल टर्म्स आती हैं, जैसे जिसको आप कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, जैसे कि स्टेप हो गया, ट्रेड हो गया, राइजर हो गया, लैंडिंग हो गया, फ्लाइट, गोइंग, राइज, नोजिंग। तो इस तरह से पिच हो गई, स्लोप, स्ट्रिंग, बहुत सारे जो हैं, ब्लस्टर भी आता है। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन बनाकर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हैंड रेल आप जिसके ऊपर हाथ रखते हैं, जैसे कि हमारे मान चलो कि ये सीढ़ी है, यहाँ पर इसको सपोर्ट देने के लिए ये जो लगाए होते हैं, इसको आप ब्लस्टर बोलते हैं, ये हैंड रेल है। सो इन ए स्टेयर केस ए लार्ज ब्लस्टर या फिर पोस्ट यूज टू एंकर द हैंड रेल। एंकर करने के लिए, लटकाने के लिए आप यूज करते हैं, उसको आप न्यूवल पोस्ट बोलते हैं। न्यूवल पोस्ट, ये एंकर यानी कि भाई टिकी रहे, मेन आपको पता है यहाँ पे गोल गोल जैसा बना होता है, तो ये न्यूवल पोस्ट होती है। आंसर 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। मेन काम इसी का ही होता है, न्यूवल पोस्ट जो होती है। नहीं तो ये ब्लस्टर तो ये ऐसे डिजाइनिंग के काम में ही आते हैं ज़्यादातर, बाकी मेन काम जो होता है इसी का ही होता है। स्टेबिलिटी के लिए आप इसको यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए डॉक्यूमेंट फॉर्मुलेटेड इन ए टेंडरिंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू स्पेसिफाई मटेरियल, लेबर एंड देयर कॉस्ट एक्सेट्रा इज नाउन एज। उसको आप क्या बोलते हैं? देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बोल रहा है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको फॉर्मुलेट इन द टेंडरिंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू स्पेसिफाई मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट एक्सेट्रा। सो भाई उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं, इसको आप BOQ इससे रेफर कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है, एब्रीविएशन ये होती है BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक बिल फॉर मटेरियल के लिए हो गया एंड दूसरा बिल फॉर लेबर के लिए हो गया। ये दो तरह की होते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी जो होती है, ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप भाई कंस्ट्रक्शन से जुड़े मटेरियल, लेबर, कॉस्ट वगैरह सब कुछ का डाटा रखते हैं, उसको बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसको आप इसके नाम से रेफर करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, बिल फॉर मटेरियल, बिल फॉर लेबर के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर d इज किसके बराबर होता है? कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्लास्टिक थ्योरी among the given shape of the cross section which the steel member has largest shape factor। यहाँ पर 4 शेप फैक्टर दिए गए हैं प्लास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। इन सभी में से किसका सबसे ज़्यादा शेप फैक्टर होता है? इन चारों में से भाई, चारों में से किसका सबसे ज़्यादा होता है? रेक्ट एंगुलर सेक्शन की बात करेंगे तो हम 1.5 होगा। अगर आप डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड का 2 होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सॉलिड सेक्शन जो होता है, वैसे सेक्शन तो 2-3 तरह के होते हैं। सो यहाँ पर आप किसी का भी उठा लीजिए, तो 1.7 सॉलिड का या फिर सर्कुलर का किसी का भी उठा लीजिए, सेक्शन का तो यही आएगा। उसके बाद आई सेक्शन जो होता है उसका भी हमारे पास 1.2 से लेकर 1.4 होता है। तो यहाँ पर डायमंड का ही सबसे ज़्यादा होता है। वैसे यहाँ पे सॉलिड सर्कुलर का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप इसको देख लीजिए। बाकी ये तीनों का बिल्कुल करेक्ट है। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो ट्रायंगुलर सेक्शन का होता है 2.34। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डायमंड का ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो आप ट्रायंगुलर सेक्शन जो होता है उसका होता है शेप फैक्टर। ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में दिया गया है कि भाई कौन सा किससे मैच होगा, ये हमें देखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस।
भाई इमेजिनरी लाइन होती है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। उसके बाद एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो होता है ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही होती है। तो देख लीजिए ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही होती है। उसके बाद हमारे पास लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्रॉस हेयर, तो ये भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास एक ही बचता है पैरालेक्स, पैरालेक्स जो होता है इसका वन आंसर हो जाएगा, तो ये देख लीजिए। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।